बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले एक छोटा सा पैगाम हस्ब मामूल अपनी जो है वो इशराफिया के लिए और जो दिन रात लगे हुए हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज अदा की और लेट गए, लेकिन उन पर कुछ जो है वो वहशत सी तारी होने लगी और थोड़ी बेकली महसूस हुई, तो वो उठे और मदीना में एक कब्रिस्तान में जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर कहा और आवाज़ उनको सुनाई दी, उनके सलाम का जवाब आया और मौला अली ने जो है वो फरमाया कि बाहर की खबरें ये हैं कि तुम लोगों की बीवियों ने शादी कर ली है, तुम लोगों की विरासत बट गई है और जिन मकानों में तुम रहते थे उन मकानों में अब कोई और रहता है। अंदर की क्या खबरें हैं? ये किताब है फ़ज़ाइल सहाबा, वहाँ का किस्सा है। तो अंदर आवाज़ आई, यानी एक मिली जुली आवाज़ आई कि जी अंदर हमारे कफन फट चुके हैं, हमारा जो चमड़ा था वो टुकड़े टुकड़े हो गया है और आंखें बहकर हमारे रुखसारों पर आ गई हैं, हमारे नाक से जो है वो पीप निकलती है और जो कुछ हमने भेजा था वो बहरहाल हमारे काम आया है और जो कुछ हम बना के आए थे उनके बदले में अब हम गिरवी पड़े हैं। तो ये मैंने सबसे पहले अपने लिए, फिर अपने मोहतरम व्यूअर्स के लिए और सबसे ज़्यादा DHA और बैरियर टाउन और ये जो है ना वो उनके नाम करना था कि बहरहाल एक दिन ये भी आना है, ज़हन में आपने रखना है। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। आज इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की है। आप ये खबर सुन चुके होंगे कि इमरान खान को मिलने वाले जो सहाफ़ी थे वो तमाम सहाफ़ियों को तब्दील कर दिया गया है और उनको जो हदायत हैं वो ये मिली हैं कि वो बाहर आकर रिपोर्ट करें कि इमरान खान परेशान थे, इमरान खान पसीने में शराबूर थे और इमरान खान थके थके लग रहे थे। ये आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि क्या गुफ्तगू उन्होंने की। उसके बाद एक सैयद और मुसलमान जर्नल ने वो $5500 लिए, लेकिन एक काफिर वकील वो मुकदमा मुफ्त लड़ रहा है। ये भी आपके सामने रुदाद रखूंगा और ख़बरदार मैं रिश्वत नहीं लेता, लेकिन ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद है पुराना ग्लोब, टेरियन वाइट और 3 सीटें। ये असल में चक्कर है, ये चक्कर है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की टोटल स्टोरी है, जिनका सर कलम किया गया है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में डिग्री के नाम पर। इनका जो असल मसला था ना वो एक दिन ऐसा हुआ कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अपने बेडरूम का एक ग्लोब जो खूबसूरती के लिए बल्ब पे लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा, उस ग्लोब को जो है ना वो चेंज कराने का सोचा कि ये ग्लोब जो है वो पुराना हो गया है, थोड़ा खस्ता हो गया है। तो उन्होंने इलेक्ट्रीशियन बुलवाया। जाहिर है इलेक्ट्रीशियन ने आकर ग्लोब खोला तो उस ग्लोब में एक कैमरा था और वो कैमरा जो है वो वीडियो बना के वो कहीं पे और भेज रहा था। ये यहाँ से स्टोरी शुरू हुई। तारिक महमूद जहांगीरी बजाय डरने के, बजाय पीछे हटने के, वो डट गए। दूसरा मामला क्या हुआ? दूसरा मामला हुआ कि ऊपर से हुक्म आया था कि टेरियन वाइट जो केस है इसमें इमरान खान को लाजमी प्ले बॉय और बद किरदार साबित करना है। इस बेंच में जो है वो जस्टिस जो है वो क्यानी थे, इसके अलावा इसमें जो है ना अरबाब ताहिर थे। इसका जो उन्होंने फैसला लिखा शानदार, और जिस तरह उन्होंने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को चार्जशीट किया वो भी जो है वो पढ़ने वाला और देखने वाला है। तीसरा जो बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी जुर्म बन गया वो जुर्म था इस्लामाबाद की 3 सीटें, क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी ने सारा कुछ खोल के सामने रख दिया और जब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने कटे हुए फॉर्म 45 जिन पे कटिंग हुई थी वो उनके सामने पेश किए तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि फैसला देने से पहले बयान हल्फी लूंगा कि अगर ये फॉर्म 45
جو ہے وہ غلط نکلے، یہ جو ہے نا انجینئر نکلے تو پھر جیل بھی بھیجوں گا۔ وہاں سے تھڑتلی مچ گئی اور نون لیگ والے وہ بھاگتے ہوئے گئے اپنے ابوؤں کے پاس، اور ابوؤں نے ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ پنڈی کی تمام سیٹیں اور جو ہے وہ اسلام آباد کی 3 سیٹیں، ان میں سے ایک سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں دینی، یہ فیصل ہو چکا تھا۔ جو ریاست کے اندر ایک اور ریاست ہے، چھوٹی سی ریاست ہے، بڑی خوشحال ریاست ہے، بڑی صاف ستھری ریاست ہے، جس میں گولف کورسز ہیں، جس میں جو ہے نا ڈی ایچ ایز ہیں، جس میں جو ہے سی ایم ایچ ہے، جس میں بالکل صفائی ہے اور جس میں کوئی گٹر کھلے ہوئے نہیں ہیں، جس میں بڑے چوڑے اور صاف ستھرے روڈ ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے ویٹیکن سٹی کی طرح۔ اس ریاست کو یہ اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی کہ کیپٹل کی 3 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے جیت لی۔ پھر طارق محمود جہانگیری کو پیغام بھیجے گئے۔ جو کچھ خط میں لکھا ہے نا، اسد طور کہہ رہے تھے کہ 6 ججوں نے جو کچھ اپنے خط میں لکھا یہ 5% بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ساری باتیں کبھی ججوں نے بتا دی نا، کبھی ججوں نے بتا دی وہ ساری باتیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کسی کے بہنوئی کے ساتھ کیا ہوا، کسی کے بوڑھے باپ کے ساتھ کیا ہوا، کسی کے بیڈ رومز کی پوری ٹیپیں وہ جو ہے نا وہ کہیں پہ موجود ہیں، کہ یہ 5% بھی خط میں ججوں نے نہیں لکھا۔ اندازہ کریں۔ تو طارق محمود جہانگیری کا سر قلم کرنے کا فیصلہ ہوا، اور فیصلہ کہاں پہ ہوا؟ کراچی میں، کیونکہ اگر وہ یہاں پہ جاتے عدالت میں، سپریم کورٹ میں جاتے یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتے، تو ان ججوں نے یا طارق محمود جہانگیری نے وہ سارا کچھ بتانا تھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے ان سیٹوں کے لیے، ٹیری آن وائٹ کیس کے لیے، وہ سب کے سامنے آنا تھا۔ وہاں پہ 20-25 ہماری طرح رپورٹر بیٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بالکل کسی افلاطون نے یہ سوچا کہ جی وہاں سے ان کی جڑ کاٹتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ ہو گئے، ڈگریاں ہو گئیں۔ یعنی وہ ٹویٹ کیا ہے نا اس نے، فواد چودھری نے، کہ یہ کل کو ہو سکتا ہے نادرا سے سرٹیفکیٹ لے آئیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری پیدا ہی نہیں ہوئے، اور نادرا کا جو سربراہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ میجر جنرل ہے، اس نے منٹ مارنا ہے کہ جی طارق محمود جہانگیری نام کا شخص پاکستان میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو بہرحال جی یہ وہ 3 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے طارق محمود جہانگیری کو ٹھکانے لگایا گیا، اور اصل میں یہ ایک وائڈر سپیکٹرم میں دیکھیں، یہ ہر اس جج کو پیغام بھیجا گیا، خاص کر آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ، وہ جو 8 ججز جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا، اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بقایا ججز، کہ ہم اس طرح کرتے ہیں پھر اور کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے پھر جب آپ کے پاس ڈنڈا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آئین ہے نہیں، قانون ہے نہیں، تو یہ سارا کوئی تو ہوگا۔ بہرحال یہ ٹوٹل کہانی تھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کی، اور آخری لائن یہ کہ اگر ان ججوں نے 5% بتا دیا، 5%، تو یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح زمین کانپے گی، اس طرح کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ججوں کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ بہرحال طارق محمود جہانگیری ابھی تک تو ڈٹے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے کیس کا آگے کیا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں جو خان صاحب نے اڈیالہ میں گفتگو کی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ گفتگو جو ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ تمام گفتگو آپ کے سامنے آ جائے۔ کبھی بات چیت سے انکار نہیں کیا، لیکن ان سے کریں گے جن کے پاس فیصلہ کرنے کی قابلیت ہے۔ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں خان صاحب یہ پالشی ہیں، ان کے پاس کیا اختیار ہے۔ محمود خان اچکزئی کو بات کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے، اس بات کی انہوں نے تصدیق کی۔ اگر ہم ان سے بات کریں گے تو مطلب ہم نے فراڈ الیکشن قبول کر لیا۔ یہ بھی پہلے دن سے موقف ہے کہ اگر حکومت کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے الیکشن جیتا ہے۔ کہتے ہیں بات کرو، ان سے کیا بات کریں؟ جن کو خوف ہے کہ الیکشن کھل گیا تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے سمپل سی بات ہے، جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو یہ 9 مئی کا شور مچاتے ہیں۔ 9 مئی ان کی انشورنس پالیسی ہے، 9 اس کی تحقیقات کروانی ہے، نیا کمیشن بنانا ہے، کیونکہ وہ دکھا کے انہوں نے مارنا ہے۔ جی 9 مئی ختم ہوا تو ان کی حکومت اور سیاست دونوں ختم ہو جائیں گی۔ جمہوریت کی باتیں کرنے والے
बूट के आगे लेट गए हैं, बूट के आगे। 9 मई की तहकीकात करनी है तो इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पहले दिन से खान साहब कह रहे हैं मुझे अगवा करने का जिसने हुक्म दिया और जिसने सीसीटीवी फुटेज गायब की, 9 मई की साजिश उसने की थी। सिंपल सी बात है। गिनीज बुक में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए जाएंगे। एक ये कि उन्होंने वोट को इज्जत देते देते बूट को इज्जत दे दी। दूसरा ये कि नवाज शरीफ चीफ्स को साथ मिलाकर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को साथ मिलाकर भी इलेक्शन हार गया। है ना मजे की बात। दूसरी पार्टी को मैच खेलने ही नहीं दिया गया। नवाज शरीफ को जिताने के लिए 74,000 वोट डलवाए गए, 74,000 वोट। पतन की रिपोर्ट ने यास्मीन राशिद से जिताने के लिए नवाज शरीफ को 74,000 वोट डलवाए गए। ये पतन की रिपोर्ट है। नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज्जत दो का कहता रहा, फौज और मार्शल लॉ पर तनकीद करता रहा। ख्वाजा आसिफ ने फौज को जितना बुरा भला कहा किसी ने नहीं कहा। बिल्कुल, मैंने कल कहा था कि कौमी असम्बली में तकरीर निकाल यूट्यूब पर ख्वाजा आसिफ की और फौज के बारे में क्या फरमा रहे हैं जो आप वजीर दिफा हैं। जी, एहसन इकबाल ने पहली मरतबा हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का बताया। एहसन इकबाल ने फौज से मुतल्लिक कहा था ये रियासत के अंदर रियासत है। एहसन इकबाल ये भी कहता रहा पाकिस्तान म्यांमार बनने जा रहा है। जी, उसके बाद मैं अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन गया तो ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात होगी। ये तो खान साहब समझते हैं ना। अगर चांसलर न बन सका तो भी कोई बात नहीं। पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख में इस मकाम तक कोई नहीं पहुंचा जहां मैं पहुंचा हूं। सिंपल सी बात है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इंसान दोस्त मैं हूं। हमने 2 अस्पताल बनाए, 2 यूनिवर्सिटियां बनाई, 1 यूनिवर्सिटी बन रही है। हमारे 8 सितंबर के जलसे के 3 मकासद हैं। एक मकसद चोरी किया हुआ मैंडेट पीटीआई को वापस किया जाए। दूसरा मकसद कब्जा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाना है। तीसरा मकसद मुल्क में आज़ाद अदलिया है। काजी फायद ईसा को लाने के लिए अदलिया पर हमला किया जा रहा है। यानी ये खान साहब ने आज वो जेल में गुफ्तगू की है। पहले भी कई दफ़ा वो कह चुके हैं कि 9 मई की तहकीकात करा लें, जिससे मर्जी है तहकीकात करा लें। लेकिन ये 9 मई जिस तरह मैंने बताया कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, इस कुतखाने की भी और बड़े इदारों की भी अगर वो तहकीकात कराते हैं तो फिर उसमें से जो निकलना है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अब हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत भी हुई। जज थे जनाब जस्टिस एजाज, यानी सरदार एजाज खान, ये जस्टिस थे। और अमेरिका से वीडियो लिंक पे मौजूद थे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील। अब इसमें अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि ये जो वकील हैं वाओ काफरा, ये फ्री केस लड़ रहे हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का। वकील ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत, मैं हैरान हूं कि रहम की अपील क्यों नहीं डालती अमेरिका को और इस बात से इतनी घबराती क्यों है। और यही बात जो जस्टिस एजाज इसाक खान थे उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप लोग अमेरिका से इतने क्यों डरते हैं, आप लोग उनसे बात करें। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने माजरत की। तो जस्टिस साहब ने कहा कि आप मुझसे माजरत न करें, लेकिन अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो पाकिस्तान आ जाएं तो आप सब ने मिलकर उनसे माजरत करनी है। अदालत में सेनेटर मुश्ताक और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो बहन है आफिया जो है ना वो फौजिया सिद्दीकी, वो भी मौजूद थी। तो जस्टिस साहब ने ये बात जोर देकर कही कि आप लोग अमेरिका से इतने घबराते क्यों हैं। बहरहाल ये बात हो गई और उन्होंने टाइम दिया है कि आप एक तो माफी की दरखास्त दें और फिर वो दरखास्त मेरे साथ भी शेयर करें। ठीक है जी। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि एक मुसलमान जनरल ने जिसका नाम परवेज मुशर्रफ था, जो अपनी किताब इन दी लाइन ऑफ फायर में लिखता है कि हमने जो रेट तय किया फी बंदा, वो हमने $5500 तय किया कि जो बंदा आप कहेंगे हम उसको $5500 देंगे।
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जब कराची से अगवा हुई तो वो एसपी जिसने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, आईएसआई के कहने पे गिरफ्तार किया, वो एसपी इस वक्त उसी शहर में इयाशियां कर रहा है जिस शहर में आफिया सिद्दीकी कैद हैं, और उस एसपी को नेशनैलिटी मिल चुकी है, वो डॉलरों में खेल रहा है। उसने गिरफ्तार किया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पहली दफा प्रोड्यूस किया गया बिलग्राम एयरपोर्ट अफगानिस्तान में, कि इन्होंने जो है वो बिलग्राम एयरपोर्ट पर जो है वो अमरीकी फौजियों पे हमला किया है, किसी को जख्मी कर दिया है, सो एंड सो। उनके साथ उस वक्त 3 बच्चे थे, 2 बच्चे पाकिस्तान वापस आ गए, एक बच्चा अगर उनके पास हुआ या किस हालत में है, उसकी उम्र इस वक्त 22 साल होगी। और ये वकील खुद जो है वो इकरार कर चुके हैं, वो वाव काफरा जो फ्री केस लड़ रहे हैं, कि जो है ना जिस जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैं उसको जहन्नम का गड़ा कहा जाता है अपनी बदसलूकी की वजह से, कि वहाँ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नफरत की जाती है। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का वो कई दफ़ा जो है वो रेप हो चुका है, यानी वहाँ पे रेप किया जा चुका है, उनको जिनसी तौर पर हर वक्त हरासा किया जाता है, यानी वो अमेरिकन वकील खुद कह रहे हैं। तो ये टोटल स्टोरी थी कि एक जो है वो मुसलमान, बल्कि मुबैना तौर पे सैयद जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है वो $5500 लेकर आफिया सिद्दीकी को अमरीकियों के हवाले किया, और एक अमरीकी, जिस तरह मैंने कहा कि वाव काफरा, एक अमरीकी वो आफिया सिद्दीकी का जो केस है बहरहाल वो फ्री लड़ रहा है, और आज वो वकील तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वीडियो लिंक पे अपीयर हुआ और उसने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो राब्ता करे वाशिंगटन से, और अगर इमरान खान के सपोर्टर्स जो है वो माइंड न करें तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर इमरान खान के 3.5 साल में उतना काम नहीं हुआ जितना जो है वो होना चाहिए था, और इमरान खान को जितनी आवाज़ उठानी चाहिए थी बहरहाल उतनी आवाज़ नहीं उठाई गई, और आफिया सिद्दीकी वो जहन्नुम के गड़े में मौजूद हैं। अब हम आते हैं अपनी आखिरी खबर पे, और हमारी आखिरी खबर क्या है कि खबरदार, मैं रिश्वत नहीं लेता, लेकिन ये मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी एक दफ़ा पहले भी, कि इंडियन मूवी का एक सीन होता है कि वो बंदा जो है, मेरा ख्याल है जॉनी लीवर, वो कहता है, उसको रिश्वत की ऑफर की जाती है तो वो कहता है कि खबरदार, मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं उधर मुंह करता हूं, तुम इधर जेब में डाल दो, मैं रिश्वत नहीं लेता। बहरहाल वो बंदा उसकी जेब में डाल देता है। ये मैंने क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा कि राना सनौला साहब का नईम अशरफ भट्ट साहब को दिया गया इंटरव्यू मंजराम पे आया है। उस पे जो है ना राना सनौला कहते हैं कि कादी फायद ईसा ने फरमाया है कि मुझे इस तरह एक्सटेंशन दी जाए कि वो लगे कि सिर्फ मुझे नहीं दी गई, और इसका इलाज ये है कि तमाम जजों की वो जो सर्विस है ना, मसलन 60 साल की उम्र में जो है ना वो रिटायर होना है तो उसको 63 साल कर दिया जाए, उसको 64 साल कर दिया जाए। सबके मजे, सबके मजे, यानी एक तीर से पता नहीं कितने शिकार। ये मैं रिश्वत नहीं लेता, इधर जो है ना वो जेब में डाल दें। क्योंकि कल की खबर थी कि कादी फायद ईसा ने, जो कादी फायद ईसा के टाउट हैं, कि जी कादी फायद ईसा ने इनकार किया है अटॉर्नी जनरल को कह के कि मैं जो है वो एक्सटेंशन नहीं लूंगा, लेकिन राना सनाउल्लाह ने तस्दीक की है कि इस सूरत में वो एक्सटेंशन लेंगे, इस सूरत में वो इंसाफ का बलात्कार जारी रखेंगे, इस सूरत में वो कानून का बलात्कार जारी रखेंगे कि सबको लपेट में लिया जाए। यानी जो है मंसूर अली शाह जितने भी जज हैं, यानी फिर वो मुझ पे, यानी पता होता है ना अपनी खट्टी कमाई का कि पाकिस्तान में मैं पहले मेरा क्या स्टेटस है, लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, लोगों के नज़दीक मेरी क्या हैसियत है। ये कादी फायद ईसा को पता है, हर बंदे को पता होता है, जब वो शाम को या रात को लेटता है उसे पता होता है कि मैं कितने पानी में हूं। तो ये कादी फायद ईसा ने रास्ता दिखाया है जी हुकूमत को कि आप तमाम सरकारी मुलाजमों की, ये अभी एक्सटेंशन नहीं चाहते मौसूफ,
یہ موصوف ایکسٹینشن نہیں چاہتے. یہ وہ موصوف ہیں جنہوں نے آج تک وہ 6 ججوں کا لکھا ہوا خط یاد ہوگا وہ پڑھا نہیں لگایا. اگر وہ خط والا کیس لگ جاتا تو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ نہ ہوتا. لیکن میں نے بتایا کہ ہر چیز میں جس طرح عمران خان نے کہا ہے کہ سارے چیف ساتھ ملائے، سارے چیف نواز شریف نے ساتھ ملائے، نون لیگ نے ساتھ ملائے، پھر بھی ہار گئے. کیونکہ آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ عوام ہے، ووٹ عوام نے دینے ہیں، چوائس عوام کی ہوتی ہے. عوام کی چوائس اور تھی. اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہار گیا. آج ریفرینڈم کرا لیں، ایک طرف پوری اسٹیبلشمنٹ کو رکھیں اور ایک طرف عمران خان کو رکھیں، سرکاری ریفرینڈم کرا لیں. ہاں اس میں مداخلت نہ ہو، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہے اور عمران خان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے. تو ان سارے چیفز کو ساتھ سکندر سلطان راجہ چیف جو ہے نا وہ قاضی فائزی صاحب، بڑے چیف صاحب سارے شامل تھے. جس طرح میں نے کہا کہ ان کی ضد تھی کہ نہ کوئی سیٹ پنڈی کی دینی ہے، چکوال، جیلم، سارا پنڈی ڈویژن، نہ اسلام آباد کی کوئی سیٹ دینی ہے. یہ ان کا، اور انہوں نے پورا کیا. حنیف عباسی ہارا، اس کے علاوہ جو ہے نا انجم وکیل ہارا، ڈاکٹر فضل چودھری ہارا، یہ سارے ہارے. لیکن ان کو وہ مری والا ہارا، اشفاق سرور کا بیٹا، لیکن انہوں نے فارم 47 دے دیے. اور وہ کمشنر چٹھا کو یاد رکھیں، کدھر گئے کمشنر؟ معمولی بیان تھا یا وہ بندہ معمولی تھا جس نے جو ہے نا وہ بیان دیا کہ مجھے اور چیف جسٹس کو پھانسی لگائی جائے؟ وہ معمولی آدمی تھا، وہ سڑک چھاپ تھا. وہ کمشنر غائب ہو گیا، اس کے بعد وہ کمشنر کدھر ہے کوئی نہیں پتا. تو بہرحال جی یہ چیف صاحب نے فرمایا ہے کہ تمام سرکاری ملازموں کو ان کی مدت بڑھا دی جائے، اور جب ان کی مدت بڑھے گی تو میرا بھی جیک لگ جائے گا اور میں بھی جو ہے نا وہ مزید بلااتکار جاری رکھوں گا. خبریں اور بھی ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.